हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में आपकी बार बम्पर भर्ती निकलकर आने वाली है। इसलिए अगर आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा, क्योंकि बाद में आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। तो चलिए आज से बिहार पुलिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट सीरीज आपको हर रोज रात 8 बजे इस चैनल पर मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट लाइव चैट के साथ क्लास करना चाहते हैं रात 8 बजे आ जाए। फिर 9 बजे आपका ग्रुप डी का क्लास होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करने हैं ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे लार्जेस्ट खाड़ी की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा लार्जेस्ट में। अगर बिगेस्ट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। दोनों को याद रखना है, लार्जेस्ट में आपका मैक्सिको हो जाएगा और बिगेस्ट में आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है। सोच समझ कर आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, याद रखना है। और ऑप्शन ए में जो है सिंधु और सतलज, याद रखना है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय है। काली और तीस्ता, याद रखना है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच असम हिमालय है। सभी को याद रखना है। यहाँ से आपके एक प्रश्न बिहार फाइनल में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है कि किसके द्वारा भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है। तो याद रखना है, भारत जो श्रीलंका से अलग होता है ये पाक जलडमरू नदी के द्वारा अलग होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक परफेक्ट प्लान के साथ स्टडी करना चाहिए, तभी जाकर आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको स्टडी करना कैसे है, चलिए हम वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक OMR सीट को रखना है। OMR सीट आपको मार्केट में हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है उसके बाद आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद PDF में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सभी क्वेश्चंस को OMR सीट के साथ सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको फिर इस वीडियो से आंसर को मैच करा लेना है। इससे होगा क्या, आपको पता चल जाएगा कि आपको आज कितना % याद हुआ। इसी तरह से आपको तैयारी करना है परफेक्ट प्लान के साथ। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्न स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय मानक समय निम्न स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, इलाहाबाद नैनी, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रैंड किस देश की मुद्रा है। आंसर करते जाएंगे। रैंड किस देश की मुद्रा है, फिर से बोल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नामीबिया, याद रखना है। नामीबिया की मुद्रा है रैंड। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है, जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा। पहले नंबर पर आपका गुजरात आता है, दूसरे और तीसरे को याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, याद रखना है। तीनों को याद रखना है। पहले नंबर पर गुजरात है तटरेखा में, दूसरे पर आंध्र प्रदेश और तीसरे में तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, भारत जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा, अफगानिस्तान से, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना करता है, तो 106 किलोमीटर करता है। और सबसे अधिक किससे करता है, तो बांग्लादेश से 4094 किलोमीटर, याद रखना है दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ये जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है ये किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या डी वलित पर्वत का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ये वलित पर्वत का उदाहरण है, याद रखना है। इसके साथ आपका हो गया अल्पस पर्वत, एंडीज पर्वत याद रखना है, यूराल, एटलस, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण है, सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? यहाँ पे नहीं छूट गया है, चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विधि है जो मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, स्थानांतरी कृषि, याद रखना है। इसको हम झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट क्वार्टजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि आपको बताना है इसका कारण क्या है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो इसका जो कारण है क्या है? तो इसका कारण है इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं होता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी है, क्या आपको बताना है? ये जो प्रेरी है ये घास के मैदान है, याद रखना है, प्रेरी घास के मैदान है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, शीतोष्ण घास स्थल, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है कि निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मध्य अक्षांश घास स्थल, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। इसका जो अन्य नाम है प्रेरी घास स्थल है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या है जो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा केंद्रीकरण के साथ, याद रखना है। केंद्रीकरण जो है ये स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। फटाफट से आपको आंसर करना है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो याद रखना है लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सोच समझ का आंसर करना है। तो याद रखना है भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भू राजस्व से संबंधित है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भाग 8 बताता है, याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? तो भाग 8, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? फटाफट से आंसर करेंगे कि कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखना है राज्य योजना बोर्ड की स्थापना 1950 में की गई थी, याद रखना है इसको भी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एच.एम. फाइनर, याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के साथ चला जाएगा, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी महिला। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। कब से कब तक? तो याद रखना है 1963 से लेकर 1967 तक, याद रखना है इस डेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना खाली स्थान के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? आंसर करना है कि औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किसके अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, किस अधिनियम के अंतर्गत? तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, याद रखना है। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना 1937 में की गई थी, लेकिन कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम 1935 था, याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? आंसर करेंगे कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहेंगे? तो याद रखना उसे क्या कहते हैं? तो उसे
तदर्थ समिति कहते हैं। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो याद रखना है मंत्री परिषद में शामिल कैबिनेट सचिव नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो मंत्री परिषद है संविधान के अनुच्छेद 74(1) में दिया गया। याद रखना है 74(1) में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर पर। हिरोशिमा पर कब गिराया गया था तो डेट को याद रखना है 6 अगस्त 1945 में। और ठीक 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा बास्तिल दुर्ग। याद रखना है बास्तिल दुर्ग के पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। कब हुआ था क्रांति है तो 1789 ईस्वी में। डेट को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था। आंसर करेंगे क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा पेरिस समझौता से हुआ था। इस डेट को याद रखना है। पेरिस समझौता कब हुआ था तो ये 1856 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध जो प्रारंभ हुआ था 1853 ईस्वी में और समाप्त 1856 ईस्वी में हुआ था। और पेरिस समझौता भी 1856 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। फटाफट से आंसर करेंगे किस पार्टी के नेता थे बाल पाल तथा लाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा। और इसकी प्रथम अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। आपका अगला प्रश्न है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर करेंगे इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। याद रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्न में से कौन सा था। फटाफट से आंसर करेंगे कि 19वीं सदी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्न में से कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है ब्रह्म समाज हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। फटाफट से आंसर करेंगे किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए तो याद रखना है 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 1897 ईस्वी में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब देगा। इसका निर्माण किसने करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। चलिए आंसर करेंगे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो याद रखना है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। फटाफट से आंसर करेंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राजधानी है जो कि गलत अंकित किया गया है उनके राज्य के अनुसार। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ये जो मौर्य है पाटलिपुत्र ये बिल्कुल सही है। पांड्या मदुराई ये भी सही है। पल्लव वेल्लोर ये गलत है। इसका क्या आ जाएगा पल्लव की राजधानी कांचीपुरम हो जाएगा वेल्लोर नहीं होगा। ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है भारतवर्ष में निम्न किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो याद रखना है 33 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक पानी की खपत थर्मल पावर में। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है
मांग पैदा करने के लिए जरूरत क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे कि मांग पैदा करने के लिए जरूरत कौन सी चीज़ है? उत्पादन की, दाम की, आय की या आयात की? तो याद रखना है मांग पैदा करने के लिए किसकी जरूरत है? तो उसका राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा, आय की जरूरत होती है मांग पैदा करने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, वे वस्तुएं जिनके मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती है? सोच समझ कर आंसर कीजिएगा, क्वेश्चंस को सही से पढ़िए कि वे वस्तुएं जिनके मांग जो है उपभोक्ता की आय के विपरीत बोला जा रहा है, विपरीत दिशा में बढ़ती है, क्या कहलाती है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक समीक्षा खाली स्थान प्रकाशित करता है? फटाफट से आंसर करेंगे, भारतीय आर्थिक समीक्षा खाली स्थान प्रकाशित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। रखना है भारतीय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। अच्छा प्रश्न है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कार्यकाल की बात करें तो 1974 से लेकर 1979 तक हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। आपका अगला प्रश्न है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने खाली स्थान से धन अर्जित किया है? फटाफट से आंसर करेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ है कि सरकार ने किससे धन अर्जित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, भारतीय रिजर्व बैंक से धन अर्जित किया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी का मतलब है डेफिसिट फाइनेंसिंग, याद रखना है। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, आरबीआई की बैंक बात करें, स्थापना 1935 ईस्वी में। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन अभी कहाँ है? मुंबई है, याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है? किस पर आधारित है भारत में लघु उद्योग की परिभाषा? आपको बताना है। तो याद रखना है भारत में लघु उद्योग की परिभाषा मशीनों और उपकरणों में निवेश पर आधारित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जानी जाती है? सोच समझ का आंसर करिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अल्प रोजगार के नाम से जानी जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते हैं, एक तो आपको राज्य में बताना है और आपको देश में बताना है। अगर राज्य की बात करें तो ये बिहार में प्रसिद्ध है, याद रखना है मधुबनी। अगर देश की बात करें तो देश हो जाएगा नेपाल में भी ये प्रसिद्ध है, याद रखना है मधुबनी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? आंसर करेंगे, किस राज्य की उपज है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ये उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है कर्नाटक के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो कर्नाटक से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा? सुई सिनी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? द मिलिट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आंसर करेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन क्या जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, अरुंधति राय ने लिखी है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक। आपका अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। युआन जो है ये किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा? चीन देश की मुद्रा है युआन, याद रखना है। ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि चीन का जो अभी नया मुद्रा हाल में जारी हुआ है नाम क्या है, बताना है आपको कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है? फटाफट से आंसर करेंगे कि कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है? आपको बताना है चीन की मुद्रा का नाम क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इन सभी राज्य से। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक ट्रिक भी है कि मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक पर सभी राज्य आ जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेगा, बड़ा निकोबार में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है?
बताना है कि भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है नागालैंड के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। याद रहे 9 बजे आपका ग्रुप डी का क्लास होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।